ये कहानी है जिंता की, जिसकी छोटी बहन सुजुने एक डीमन है। इसी वजह से उनका पिता हमेशा सुजुने को बहुत ही बुरी तरह से पीटता था। लेकिन जिंता अपनी बहन से बेहद प्यार करता था और इसी वजह से वो उसे लेकर घर से भागने का फैसला करता है। पर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि वही जिंता, जिसे अपनी बहन से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत थी, उसे मरने के लिए सफर पर निकल पड़ा। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है सन 1830 में। हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी ही छोटी बच्ची को बेरहमी से पीट रहा है। वह बच्ची रोते हुए अपने बड़े भाई जिंता से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन जिंता भी कुछ नहीं कर पाता। फिर वह आदमी उस बच्ची को कहीं कैद कर देता है और तभी हमें पता चलता है कि वह आदमी असल में उनका पिता है। अब तेज बारिश के बीच जिंता अपनी बहन से मिलने पहुंचता है, लेकिन वह वहां नहीं होती। वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है और कुछ देर बाद सुजुने उसे दिखाई देती है। भैया, आप मुझसे दूर रहो, नहीं तो पिताजी आपको भी मारेंगे। शांत हो जाओ, रो मत। अच्छा देखो, हम यहाँ से भाग चलते हैं। और फिर दोनों भाई बहन उस रात घर से भाग जाते हैं। अब दोस्तों, बरसात, ठंडी हवाएं और अंधेरी रात में दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। रात में ठंड बहुत थी, लेकिन वो खुश थे कि कम से कम वो साथ तो है। पर कुछ देर बाद अचानक सुजुने बेहोश हो जाती है। जिंता भी धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और धुंधली आंखों से उसे एक अजीब सा शख्स दिखाई देता है। इसके बाद जब जिंता की आंखें खुलती है तो वह खुद को उस आदमी की पीठ पर देखता है जो उसे और उसकी बहन को लेकर जा रहा था। थोड़ी देर ले जाने के बाद वह आदमी जिंता को जमीन पर उतार देता है और वो कहता है कि अब वो खुद चले। फिर वह दोनों को अपने साथ एक गाँव ले जाता है और अब हमें पता चलता है कि ये गांव ब्लैक स्मिथ का है, जहां सिर्फ तलवार बनाने वाले रहते हैं। जब वे उस आदमी के घर पहुंचते हैं तो उसकी बेटी भागकर अपने पिता से लिपट जाती है। बेटा, अब से ये दोनों भी हमारे परिवार का हिस्सा होंगे। हे सुनो, मेरा नाम शिरायुकी है। अब दोस्तों, जिंता और सुजुने भी अपना नाम बताते हैं, लेकिन सुजुने नोटिस करती है कि शिरायुकी जिंता से कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखा रही होती है। अब रात में नींद न आने पर जिंता देखता है कि वह आदमी अपनी तलवार चमका रहा है और असल में वह एक पहरेदार है जो लोगों की रक्षा करता है। अब अगले दिन सुबह शिरायुकी देखती है कि जिंता तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है। फिर सभी एक साथ नदी में नहाने जाते हैं। वहीं पर इनकी एक और दोस्त बनती है और इस तरह धीरे धीरे ये सब एक परिवार की तरह रहने लगते हैं और अब पहले जैसे खुशियाँ फिर से लौट आती है। अब शाम को घर लौटते वक्त इनकी नई दोस्त चितोसे की माँ उसे लेने के लिए आ जाती है, लेकिन जैसे ही शिरायुकी उन्हें देखती है उसकी आंखों में हल्की सी नमी छा जाती है। सुनो, तुम्हारी माँ का नाम योगेसे है ना, और मैं जानता हूँ कि उन्हीं की वजह से हमें इस गांव में रहने की इजाजत मिली है, लेकिन वो कभी घर क्यों नहीं आती? हाँ, वो मेरी माँ ही है, लेकिन वो यूसी की ही में है और जो पुजारिन अग्निदेव की पूजा करती है उन्हें यही कहा जाता है। उन्हें देखने की इजाजत सिर्फ गाँव के मुखिया और मेरे पिता को है, बाकी किसी आम इंसान को उनसे मिलने की अनुमति नहीं होती। मैंने भी अपनी माँ को कई सालों से नहीं देखा। अब दोस्तों, समय तेजी से गुजरता है और देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि जिंता महाशय से तलवारबाजी की ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन महाशय आसानी से उसके वारों से बच जाते हैं और हर बार उसे मात दे देते हैं। मैं तो बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। ऐसा मत सोचो जिंता, तुम धीरे धीरे और भी बेहतर हो रहे हो। इसके बाद दोस्तों, महाशय अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। शिरायुकी अपने पिता को उनकी तलवार पकड़ा देती है और फिर जिंता के पास आती है। सुनो, तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मुझे तुम्हें चीयर करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, वो जिंता का सिर सहलाने लगती है। हालांकि असल में शिरायुकी की उम्र जिंता से कम है, लेकिन शिरायुकी खुद को उससे ज्यादा मैच्योर मानती है। तभी वहाँ पर सिजुमे आ जाती है और माहौल यहाँ पर ठंडा हो जाता है। चलो, अब खाने का वक्त हो गया है। और इसके बाद वह और सुजुने दोनों जिंता की ओर अपने हाथ आगे बढ़ाती है। जिंता भी स्माइल करते हुए दोनों का हाथ थाम लेता है। अब दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंता बड़ा हो चुका है। अब वह एक डीमन हंटर है। पुजारी ने उनकी तारीफ कर रही है क्योंकि हाल ही में उसने उस डीमन को मारा था जो गाँव में भेष बदल कर घुस आया था। तभी एक ताऊ कहते हैं, डीमंस की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा होती है, लेकिन अगर कोई डीमन किसी जवान पुजारिन की मांस खा ले तो वो अमर हो जाता है। और इसी वजह से हमारी पिछली पुजारिन योगासे भी एक डीमन का शिकार हो गई और उसे हराने के लिए शिरायुकी के पिता को अपना बलिदान देना पड़ा था। शायद वो डीमन द सेक्रेट स्वॉर्ड या राई हथियाना चाहता था। ये तलवार पीढ़ी दर पीढ़ी यूशी की हिमे को मिलती आई है। कहा जाता है कि ये तलवार इस गाँव की सबसे बेहतरीन स्मिथिंग टेक्निक से बनाई जाती
जाती है और अब शायद डीमंस इसकी ताकत हासिल करना चाहते हैं। तभी गांव का एक आदमी कियोमासा बोलता है, लेकिन इस बार तो वो डीमंस अपने इरादे में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अब पुजारिन की रक्षा करने वाले हैं सेंटिनल्स। हालांकि उनमें से एक को तो तलवार चलाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। असल में दोस्तों ये बंदा जिंता को टॉन्ट मार रहा होता है, लेकिन तभी पुजारिन कहती है इस जगह पर सब बराबर है। और दोस्तों ये पुजारिन और कोई नहीं बल्कि शिरायुकी ही है। अब मीटिंग खत्म होती है और सब लोग चले जाते हैं, बस जिंता रुक जाता है। तभी शिरायुकी अपने पर्दे से बाहर आती है और कहती है, सुनो, तुम्हें मुझे प्रिंसेस बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे नाम से पुकारो। तुम्हारे अलावा अब मुझे मेरे नाम से पुकारने वाला कोई नहीं बचा, शिरायुकी। अब दोस्तों शिरायुकी अपना नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सुनो, आज यहाँ सुजुने भी आई है। अब दोस्तों दोनों प्रिंसेस रूम में झांकते हैं। वहाँ सुजुने सो रही होती है और उसका शरीर अब भी बच्ची जैसा ही है, जरा भी बड़ा नहीं हुआ। मैंने कितनी बार कहा है इसे यहाँ आने से मना किया जाए। सुनो, वो बस तुम्हें देखने आती है, क्योंकि अब तुम डीमन हंटर बन गए हो और घर जाने का मौका नहीं मिलता, तो इसलिए बेचारी टेंशन में होती है। अब दोस्तों सुजुने की आंखें खुलती है और वो स्माइल करते हुए कहती है, वेलकम होम भैया। सुजुने, तुम्हें मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि शाइन में मत आया करो, ये नियम है और तुम्हें इसका पालन करना ही होगा। ठीक है भैया। और फिर दोस्तों इसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है ताकि कोई शख्स उसे देख ना ले। अब उसके जाने के बाद शिरायुकी कहती है, तुम्हारी बहन सच में बहुत प्यारी है, मुझे तो वो बहुत पसंद है। हाँ, पर कभी कभी बहुत परेशान कर देती है। दोस्तों फिर वहीं ताऊ आ जाता है और वह प्रिंसेस से किसी प्रपोजल का जिक्र करता है और जिंता को वहाँ से जाने को कहता है। अब जिंता कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन शिरायुकी खुद उसे जाने के लिए कह देती है। सुनो जिंता, तुम इस गांव के रखवाले हो, अपना कर्तव्य तुम कभी भी मत भूलना। इसके बाद दोस्तों हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब शिरायुकी के माता पिता गुजर चुके थे और रात के समय शिरायुकी ने जिंता से कहा था, सुनो, अब मैं ही अगली यूसी की हिमे बनूंगी। माँ के जाने के बाद अब मुझे गांव की जिम्मेदारी उठानी होगी, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि हम शायद कभी अब एक दूसरे से मिल ना सके। शिरायुकी, मैं फिर भी तुम तक पहुंचूंगा और चाहे कुछ भी हो तुम्हारे पिता की तरह एक डीमन हंटर बनूंगा। एक डीमन हंटर बनकर मैं इस गांव की रक्षा करूंगा। अब दोस्तों ये सुनकर शिरायुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दोस्तों हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ जिंता शाइन से निकल चुकी है। लेकिन तभी हम दो डीमंस को देखते हैं जो सुजुने को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। अगली सुबह जिंता और सुजुने उठते हैं। सुजुने बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आज दोपहर तक जिंता को शाइन में नहीं जाना है। तभी हम देखते हैं कि सुजुने की एक आंख पूरी तरह से डीमन जैसी है। इसके बावजूद अब उनकी जिंदगी पहले से भी बहुत अच्छी थी। इसी दौरान वहाँ आती है प्रिंसेस शिरायुकी, लेकिन छुपकर, क्योंकि वह जिंता के साथ वक्त बिताना चाहती थी। चलो हम सब साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। अब दोस्तों तीनों साथ बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। अरे भैया, आपको कुछ अच्छा बनाना चाहिए था। चुपचाप खाओ इसे, वरना एक थप्पड़ पड़ेगा। तुम सुजुने को कभी भी थप्पड़ नहीं मार सकते। ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ने पर एक भाई को कठोर भी बनना पड़ता है। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि जब सुजुने अपना चेहरा सामने करती है तो जिंता चाहकर भी उसे थप्पड़ नहीं मारता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुने बहुत खुश है क्योंकि जिंता को आज पूरा दिन शिरायुकी के साथ बिताने का मौका मिला है और जिंता को खुश देखकर सुजुने और भी खुश हो जाती है। फिर जिंता और शिरायुकी साथ घूमने निकल पड़ते हैं और उन्हें साथ देखकर एक किसान कहता है, हाँ? अरे जिंता किसी खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है। अब दोस्तों देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अब हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ चितोसे उन्हें देखकर कहती है, ये मेरी दोस्त है। इसके बाद दोस्तों वो दोनों ऑर्डर देते हैं। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग ये होता है कि चितोसे शिरायुकी को पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने उसे कई सालों से देखा ही नहीं था। और तभी चितोसे उनका ऑर्डर लेकर टेबल पर आ जाती है। चितोसे जब अपने ऑर्डर पूरा करके बाहर निकलती है तो वो जिंता के लिए उसकी चाइल्डहुड फेवरेट डिश राइस क्रैकर लेकर आती है। जिंता जब उसे खाता है तो वो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, अरे ये वाकई में बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों इतना सुनते ही चितोसे के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिंता शिरायुकी से कहता है, अब हम पहले जैसे फ्रेंडली नहीं रहे क्योंकि अब मैं ब्लीच सेंटिनल बन चुका हूँ। और फिर दोनों गहरी बातें करने लगते हैं। तुम्हारे पिता हमेशा कहते थे कि कोई भी चीज
हमेशा के लिए नहीं होती। उन्होंने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। काश हम भी अपने माता पिता की तरह उनके नक्शे कदम पर चल पाए। अब दोस्तों शाम ढलने पर दोनों नदी किनारे बैठ जाते हैं और वहाँ पर ठंडी हवा बह रही होती है और आसमान बहुत खूबसूरत होता है। आज का दिन मेरे साथ बिताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया जिंता। मैं चाहती थी कि हम पहले जैसे खुलकर बातें कर पाएं और अब तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। और फिर दोस्तों इसके बाद वो थोड़ी देर चुप हो जाती है। सुनो, मैं क्यों मासा से शादी करने वाली हूँ। गांव के चीफ ने कहा है कि डीमंस मुझे मारने के लिए आएंगे, इसलिए मुझे जल्द ही अपना उत्तराधिकारी पैदा करना होगा। क्यों मासा इस गाँव में जन्मा है और हमारी शादी सबके लिए फायदेमंद होगी। बतौर पुजारन मैं इसे मना नहीं कर सकती, लेकिन बतौर सिरा योगी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर मुमकिन हो तो तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम इसके लिए कभी राजी नहीं होगे। मैंने ईसायुगी की हिमे की हिफाजत करने की कसम खाई थी, सिरायुगी की नहीं। मैंने हर दिन उसके लिए मेहनत की है। अगर आज मैं तुम्हारे साथ भाग गया तो वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगा। अब दोस्तों सिरायुगी की आंखें भर जाती है। असल में तुम और मैं एक जैसे हैं। हम हमेशा उसी चीज को प्रायोरिटीज देते हैं जो जरूरी होती है। अगर मैं तुम्हारे साथ भाग भी गई तो भी शायद कभी तुम्हारी आंखों में न देख पाऊं। इसलिए मैं अपनी जिंदगी एक इसुकी हिमे के तौर पर जीऊंगी, लेकिन मेरा दिल आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़केगा। भाई क्या दिखा रहे हो यार तुम ये सब, ऐसे इमोशनल सीन्स मत डाला करो भाई। अब दोस्तों जिंता उसकी ओर देखता है और वादा करता है कि वो हमेशा उसकी रक्षक बनकर उसकी हिफाजत करेगा। लेकिन दूसरी ओर दोस्तों हम सुजुने को बिल्कुल अकेला, तन्हा और खामोश बैठे हुए देखते हैं। इसी बीच साइन में सूचना मिलती है कि जंगल के पास 2 डीमंस टीम देखी गई है और उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी जिंता को दी जाती है। अब जब जिंता निकलने लगता है तो रास्ते में क्यों मासा उसे रोककर कहता है, सुनो तुम्हें पता चल गया ना कि इसुकी हिमे और मैं शादी करने वाले हैं, फिर भी तुम इतना शांत कैसे हो राजकुमारी की खुशी और इस गाँव की सुख शांति के लिए। सच में तुम पागल हो जिंता? शायद हाँ। दूसरी ओर दोस्तों घर में अकेले बैठी सुजुने के पास एक मोहतरमा आती है। वही जिंता जंगल में बढ़ रहा था कि अचानक धुएं से घिरा एक डीमन उस पर हमला करता है। तभी जिंता तलवार से उसकी वार को रोक लेता है और तुरंत पलटकर वार करता है। डीमन का शरीर बेहद मजबूत होता है, जिस वजह से जिंता हल्का घायल हो जाता है, लेकिन वो अगली वार में डीमन का हाथ काट देता है। वाह, मुझे पता था इसमें मजा आएगा। इंसानों की उम्र कम होती है लेकिन उनकी तकनीकें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। अब बताओ तुमने ये तलवार क्यों उठाई है? अब दोस्तों जिंता तलवार कस के पकड़ लेता है और कहता है, उन लोगों की हिफाजत करने के लिए जो मेरे दिल के सबसे करीब हैं। शायद तुम ये बात कभी समझ न पाओ। दूसरी ओर सुजुमे से वो डीमन कहती है, लगता है तुम अपने भाई से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो और यही प्यार तुम्हें अब तक इंसान बनाए हुए हैं। हाँ, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। सुनो बच्ची, कोई तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं तुम्हें वो ताकत देने आई हूँ जिससे तुम उसे बचा सको। लेकिन दोस्तों सुजुने डीमन के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर देती है। तभी वो डीमन उसके माथे पर उंगली रखती है और सुजुने को अजीब अजीब से दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं। सिरायुकी क्यों मासा के साथ वो सब कुछ करने के लिए अपने कपड़े उतार रही होती है। मैं भविष्य देख सकती हूँ, मैं दूसरों को भी कुछ झलके दिखा सकती हूँ। नहीं, ये सच नहीं है। ठीक है, तो तुम खुद जाकर देख लो। मेरी बात मानो, तभी तुम अपने भाई को बचा पाओगी। अब दोस्तों सुजुने उसकी भावनाओं में आकर उस डीमन की ओर हाथ आगे बढ़ा देती है और वहीं दूसरी ओर जंगल में लड़ते हुए जिंता का एक वार उसे नदी तक धकेल देता है। तभी डीमन उसके पीछे आ जाता है। अब जिंता उस डीमन से पूछता है, तुम इंसानों को दर्द क्यों देते हो? हम डीमंस अपनी नियति के साथ आते हैं, यही हमारा उद्देश्य है और इंसानों को मारना हमारी फितरत है, वरना हम डीमंस कैसे कहलाएंगे। इसके बाद दोस्तों वो डीमन अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है और वो जिंता से लड़ने लग जाता है। अब दोस्तों डीमन की वार से जिंता का एक हाथ कट जाता है और उसकी तलवार भी टूट जाती है, पर जिंता हिम्मत नहीं हारता। वह टूटी तलवार थामकर उसने अपना पूरा जोर लगा दिया और डीमन की छाती पर वार किया और बहुत खून बहने की वजह से वो डीमन वहीं पर मारा जाता है। अब दोस्तों वो डीमन मरते हुए कहता है, मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया। अब से 170 साल बाद शैतानों का देवता यहाँ पर आएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। तभी दोस्तों ठीक उसी वक्त जिंता के जहन में सुजुने की तस्वीर चमकती है। मरता हुआ डीमन हंसते हुए कहता है, इंसान
ये लो तुम्हारे लिए मेरा एक तोहफा। और फिर दोस्तों वो डीमन एक कटा हुआ हाथ जिंता के मुंह पर चिपका देता है, जैसे किसी श्राप या निशानी की तरह। तुम यह तलवार दूसरों की रक्षा के लिए उठाते हो, पर अगर वो तुम्हारे रक्षा के लायक ना हो तो। तभी दोस्तों जिंता बेहोश होकर धरती पर गिर जाता है। दूसरी ओर दोस्तों हम देखते हैं कि क्योमासा शिरायुकी के साथ वो सब करना चाहता है। सुनो, इस वक्त ये सबसे सही वक्त है और यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों शिरायुकी रोने लग जाती है और वो जिंता को याद करते हुए अपने कपड़े उतारने लग जाती है। सच में तुम दोनों पागल हो। अब दोस्तों शिरायुकी आगे बढ़ने लग जाती है। अब दोस्तों उनके कुछ करने से पहले ही उनका दरवाजा टूट जाता है और वहाँ पर एक डीमन आ जाता है और उसके साथ ही सुजुने। वहीं दोस्तों दूसरी ओर हम जिंता को देखते हैं, जहां वो अब होश में आ चुका होता है और वो देखता है कि उसका हाथ अब वापस से जुड़ चुका है। अब जिंता तुरंत वहां से उठकर सुजुने की ओर जाता है, पर तभी जिंता देखता है कि गांव में चारों तरफ आग लगी हुई है। अब यहाँ सुजुने शिरायुकी से पूछती है, मुझे लगा तुम जिंता से बहुत प्यार करती हो, पर तुम्हें तो कोई भी चलेगा। तभी जिंता अपने घर पर पहुँचता है और वो देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर गाँव में चारों तरफ आग लगी होती है और सब लोग आग बुझाने में लगे होते हैं। वही सुजुमे कहती है, मैंने अपने भाई की खुशी के लिए अपने जज्बात को अपने दिल में दबा कर रखा, पर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, इतना कि तुम अपने भाई के लिए अपने आप को छोटा रखा ताकि तुम हमेशा उसकी छोटी बहन रहो। पर तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। इसे की हिमे होने के नाते मुझे गाँव को बचाना होगा। शिरायुकी, मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ छोड़ना चाहा, पर तुमने ये सिलसिला दिया। तुमने तो मुझे बेवकूफ बना कर रख दिया, पर मैं अब हर चीज का हिसाब लूंगी। इसके बाद दोस्तों वो डीमन सुजुने के कान भरते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना बच्ची कि ये राजकुमारी तुम्हारे भाई को धोखा देकर दूसरे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है और अब बस तुम अपने भाई को बचा सकती हो इस औरत को मारकर। और दोस्तों ये बात सुनते ही सुजुने की बॉडी से ब्लैक धुएं निकलने लग जाते हैं और दोस्तों वो पल भर में ही एक एडल्ट डीमन बन जाती है। इसके बाद दोस्तों ओमासा शिरायुकी को बचाने के लिए अपनी तलवार उठाता है, पर तभी सुजुने उसे जोर से एक किक मारती है और कहती है, ये दो औरतों के बीच की लड़ाई है। इसके बाद दोस्तों वो डीमन सुजुने से कहती है, तुम्हें राजकुमारी को उस तलवार से मारना चाहिए जिसकी वो आज से पहले हिफाजत करती आई है, क्योंकि इससे उसकी आत्मा को खुशी मिलेगी। अब दोस्तों वो डीमन क्योमासा को वहाँ से ले जाती है और सुजुने वो तलवार निकालती है। तभी दोस्तों हम जिंता को देखते हैं जो दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है। अब जैसे ही शिरायुकी उसे देखती है, वो भी दौड़ते हुए जिंता के पास जाती है और फिर दोनों इसके बाद गले लग जाते हैं। पर तभी दोस्तों हम देखते हैं कि शिरायुकी की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। पर तभी दोस्तों पीछे से सुजुने आ जाती है, भैया आप ठीक तो हैं? और दोस्तों सुजुने के हाथों में शिरायुकी का सिर था। इसके बाद दोस्तों वो पागलों की तरह शिरायुकी की बॉडी में जोर जोर से तलवार मारने लग जाती है, पर जिंता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी वो अपनी तलवार निकालकर सुजुने पर अटैक करता है। आप मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं? ये मैं हूँ आपकी छोटी बहन। क्या तुम सुजुने हो? पर तुमने शिरायुकी के साथ ऐसा क्यों किया? भैया वो राजकुमारी आपको धोखा दे रही थी, असल में वो किसी और से शादी करने वाली थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। पर अब आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा, चलिए भैया हम घर चलते हैं। सुजुने, तुमने उन सभी को धोखा दिया है जिन्होंने तुम्हें बचपन से पाला पोसा, तुम्हें बड़ा किया। तुमने शिरायुकी को मार दिया। ये तुमने क्या किया सुजुने? और अब तुम्हें घर जाना है। ये तुम नहीं हो, ये कोई और है। इसके बाद दोस्तों जिंता उस पर अटैक करता है, पर हम देखते हैं कि उसकी तलवार टूट जाती है, पर इसके बाद उसकी बॉडी में से भी डीमन पावर निकलने लगती है। अब उसका हाथ उसी डीमन की तरह हो जाता है जिससे जिंता ने फाइट की थी। आखिर आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं भैया? मैंने तो आपके लिए उसे मारा है, वो असल में आपको धोखा दे रही थी। अपना मुंह बंद रखो। तो आप मुझे बाकियों की तरह छोड़ देंगे? आप भी बाकियों की तरह निकले, आप मेरी दुनिया थे, पर अब आप मुझे मारना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वो बिजली की रफ्तार से जिंता पर अटैक करने लग जाती है और फिर अपनी एक हाथ से जिंता के पेट पर अटैक करती है, पर वो अपना हाथ वापस निकाल नहीं पाती। तभी जिंता उस पर एक जोर का अटैक करता है और सुजुने दूर जाकर गिरती है। पर दोस्तों इतनी पावरफुल अटैक से भी सुजुने मरती नहीं है। अब उसे फिर से जिंदा देखकर दोस्तों जिंता फिर से उस पर अटैक करता है, पर अब की बार वो डीमन उसके सामने आ जाती है और उस अटैक को डॉज कर लेती है। ये अटैक दोस्तों इतना पावरफुल था कि अगर ये सुजुने को लगता तो सुजुने वहीं पर मर जाती, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि ये डीमन सामने आ गई। इसके बाद दोस्तों वो डीमन सुजुने को वहाँ से भागने
भागने के लिए कहती है और अब सुजुने वहाँ से चली जाती है। अब जिंता अपने हाथ को उस डीमन के शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पाता। अब मैं हर एक चीज से नफरत करने लगी हूँ भैया, और अब मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगी। पर भैया, मैं सब कुछ तबाह करने से पहले एक आखिरी बार आपसे मिलने जरूर आऊंगी। आखिर मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर ही लिया। मैंने भविष्य देखा है, आने वाले टाइम में डीमंस लोगों के लिए बस किस्से और कहानियां बनकर रह जाएंगे और मैं यहाँ अब खुशी खुशी मर सकती हूँ। और दोस्तों, यहीं पर ये डीमन मारी जाती है। तभी दोस्तों अचानक से बारिश होने लगती है और जो गांव में आग लगी थी अब वो बुझने लगती है। अब दोस्तों जिंता शिरायुकी की बॉडी के पास आता है और रोते हुए कहता है, शिरायुकी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाया। और फिर इतना कहने के बाद दोस्तों वो जोर जोर से रोने लग जाता है। अब दोस्तों कुछ दिन बीतते हैं और अब हम देखते हैं कि गाँव में आग की वजह से जो नुकसान हुआ था उसे लोग धीरे धीरे अब ठीक कर रहे हैं। और वहीं हम जिंता को देखते हैं जो अपना सामान पैक करके अब वापस वहाँ से जा रहा होता है। पर अचानक से वहाँ पर गांव के चीफ आ जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि वो इस गांव को अब छोड़ के जा रहा है ताकि अब वो आने वाले टाइम में शैतानों की देवता को खत्म कर सके। वो डीमन और कोई नहीं दोस्तों बल्कि जिंता की बहन होती है सुजुने, जिसने शिरायुकी को मारा था। उसने जिंता के प्यार को मारा था, इसलिए अब जिंता भी सुजुने को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब दोस्तों ये बात सुनकर गाँव का चीफ जिंता को याराई तलवार देता है ताकि वो डीमन को आसानी से मार सके। और अब दोस्तों इस तलवार का असली मालिक जिंता है और अब पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक अब जिंता के नाम में कांची जोड़ दिया जाएगा, यानी अब उसका नया नाम होगा जिनिया कांची। और दोस्तों अब चौंकाने वाली बात यह है कि इस तलवार की असली देखरेख करने वाला यूसिकी हिमे का पूरा खानदान अब खत्म हो चुका है और अगर जिंता इसे साथ न ले जाए तो यह तलवार मंदिर में धूल खाते खाते बस एक कहानी बनकर रह जाएगी। इसलिए जिंता इसे लेकर निकल जाता है। इसके बाद दोस्तों हम गाँव के मुखिया को जिंता के सामने झुकते हुए देखते हैं और वो जिंता से कहता है, मैं जानता था बच्चे कि तुम और राजकुमारी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरा पोता क्योमासा भी राजकुमारी से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने अपने पोते की शादी राजकुमारी से करनी चाहिए। अब दोस्तों ये सुनकर जिंता गांव के मुखिया को उठाता है और अब वह निकल जाता है अपने नए सफर पर तभी दोस्तों वहाँ पर चितोसे आ जाती है। जिंता, मेरे नजरों में जैसे तुम पहले थे वैसे तुम आज भी हो, इसलिए प्लीज तुम रुक जाओ, मत जाओ कहीं भी। चितोसे, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही लौटकर वापस आऊंगा। और यह कहकर दोस्तों वो अपने सफर पर निकल पड़ता है। अब दोस्तों हमें 170 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी अपने हाथ में तलवार लिए मंदिर में आता है और वहाँ की पुजारी मिगो से मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम एक गाँव को देखते हैं जहाँ पर जेंजी नाम का एक आदमी सुगाया जनरल स्टोर में काम कर रहा होता है और वहीं पर हम जिंता को देखते हैं जो एक शख्स के सामने बैठा होता है और वो आदमी जिंता से कहता है, आगे का काम तुम संभाल लो। और ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों उस आदमी के जाने के बाद जेंजी जिंता को अपना इंट्रोडक्शन देता है। हे सुनो, मेरा नाम जेंजी है और मैं सुगाया जनरल स्टोर में एक क्लर्क का काम करता हूँ। अब जिंता उसे भी अपना नया नाम बताता है, पर जेंजी बताता है कि उसके बॉस की बेटी नासु की जान खतरे में है क्योंकि एक डीमन बार बार उसके कमरे के बाहर आता है और कहता है मेरी बेटी को लौटा दो। शायद उस डीमन को लगता है कि नासु ही उसकी बेटी है। तभी दोस्तों हम वहाँ पर नासु को देखते हैं। ओह, तो तुम हो मेरे बॉडीगार्ड। अच्छा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब दोस्तों जब जेंजी समझाने की कोशिश करता है तो नासु उसे ताना मारती है। मुझे लगता है कि ये जरूर कोई स्कैमर है, नकली डीमन हंटर, बस ये पैसे ऐंठने आया है। सुन लो, हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। और दोस्तों इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों रात हो जाती है और हम नासु को अपने कमरे में बैठे हुए देखते हैं। ए नासु, तुमने अपने बॉडीगार्ड को तो भगा दिया, पर कम से कम मैं तो यहाँ रह सकता हूँ ना, ताकि उस डीमन को तुमसे दूर रख सकूं। पर दोस्तों असल में नासु जानती थी कि लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि सबके लिए डीमंस बस कहानियों की बातें हैं। मैं शायद उनकी असली बेटी नहीं हूँ, इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करते। तभी दोस्तों उसके कानों में वही डरावनी आवाज गूंजती है, मेरी बेटी को लौटा दो। और अगले ही पल दोस्तों हम डीमन को देखते हैं। अब
नासु खिड़की से झांकती है और वो देखती है तो वहाँ पर एक डीमन खड़ा होता है। दोस्तों वो डीमन बार बार एक ही वर्ड्स दोहराया जा रहा था, जो कि था मेरी बेटी को लौटा दो। अब दोस्तों यहाँ पर जेंजी की फटकर हाथ में आ जाती है, पर तभी वहाँ पर जिंता आ जाता है। अब वो डीमन जिंता से भी सेम लाइन कहती है, पर जिंता यहाँ पर उस डीमन का एक हाथ काट देता है और वो डीमन वहीं पर खत्म हो जाती है। क्या वो डीमन मर गया? पर दोस्तों जिंता कहता है नहीं, असल में जब डीमंस मरते हैं तो सफेद सी धुंध में गायब हो जाते हैं, मतलब कि ये डीमन अभी तक नहीं मरा और वो वापस जरूर आएगी। अब अगले दिन दोस्तों जेंजी जिंता से कहता है, सुनो अगर डीमन अब भी जिंदा है तो क्या आप आज रात यहाँ फिर से रुक सकते हैं? पहले तुम मुझे नासु के बारे में और बताओ, वो डीमन बार बार मेरी बेटी क्यों कह रही थी? अब दोस्तों यहाँ पर असली स्टोरी सामने आती है। असल में नासु असली में बॉस की बेटी नहीं है, उसे उन्होंने अडॉप्ट किया है। असल में बॉस की बीवी को डीमन ने मार दिया था और उनका बेटा कहीं भाग गया और अब तक नहीं लौटा, यानी बॉस की जिंदगी दुखों से भरी है। अब अगले सीन में दोस्तों हम उन्हें डिनर करते हुए देखते हैं। अच्छा सुनो नासु, जो बॉडीगार्ड मैंने तुम्हारे लिए रखा है वो कैसा है? इतना भी बुरा नहीं है वो मेरा ख्याल रख सकता है। मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया पिताजी आपका। बेटा, हर पिता अपनी संतान की शिद्दत से परवाह करता है। अब दोस्तों अगले सीन में हम नासु को अपने रूम में देखते हैं, तभी डीमन वहाँ फिर से आ जाती है और उस पर हमला करती है। जिंता फिर से उस डीमन की चटनी बनाकर उसे जमीन पर पटक देता है। सुनो जिंता, इसे मार डालो। क्या सच में मैं इसे खत्म कर दूं? सोचो, क्योंकि अगर मैं इसे मार भी दूं तो ये वापस आएगी। अब सारे यहाँ पर दोस्तों चौंक जाते हैं। असल में ये डीमन और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे अपने इमोशंस से पैदा हुई है। तभी दोस्तों हमें नासु के बारे में पता चलता है। नासु हमेशा यही चाहती थी कि उसके पिता उसे देखे, उससे बातें करे, उसका ख्याल रखे, लेकिन बाहर से मजबूत दिखने वाले नासु के दिल में हमेशा ये डर बैठा रहता था कि शायद उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। और अब यही इमोशंस डीमन का रूप लेकर उसके सामने खड़ी थी। एक ऐसा डीमन जो सिर्फ नासु को देख रहा था और सिर्फ नासु पर ही ध्यान दे रहा था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नासु, मैं जितनी बार चाहूँ इसे मार सकता हूँ, लेकिन ये बार बार वापस आएगी क्योंकि इसका जन्म तुम्हारे ही इमोशन से हुआ है। तो अब मैं क्या करूँ? बस मुझे कह दो कि इसे खत्म कर दूं। अब दोस्तों नासु कहती है, ये डीमन मैं ही हूँ, यानी मुझे ही मरना होगा। नहीं नासु, आप गलत सोच रही हैं। मैं जानता हूँ बॉस आपको कितना प्यार करते हैं, बस वो अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाते। आप उन्हें सच बताइए, उनसे दिल खोलकर बात कीजिए, वो भी आपसे वैसे ही खुलेंगे, बिल्कुल एक परिवार की तरह। अब दोस्तों जेंजी की बातों से नासु को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो कांपते हुए कहती है, जिंता, इसे खत्म कर दो। तभी दोस्तों जिंता अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार में उस डीमन को चीर डालता है और वो डीमन सफेद धुंध में बदलकर गायब होने लगता है। अब फाइनली दोस्तों नासु अपने नेगेटिव इमोशंस पर जीत हासिल कर ली है और अब से वो चैन की नींद सोएगी। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि बाहर वो डीमन फिर से रीजनरेट हो रहा था और फिर से वहाँ पर डीमन की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि थी मेरी बेटी को लौटा दो। ये डीमन सिर्फ नासु की भावनाओं से नहीं बना, इसके पीछे और कोई है। तभी दोस्तों जिंता को एहसास होता है कि यह डीमन जुजो सामा की पत्नी की उस बेटी से जुड़ा है और साथ ही जिंता की अपनी माँ की भावनाओं से भी। अब जिंता को जैसे ही ये सच्चाई पता चलती है, वो डीमन टूटकर बिखरने लगती है। इसके बाद जिंता तलवार उठाकर धीरे से कहता है, हर किसी को वर्तमान में जीना चाहिए, हम खुद को हमेशा अतीत की जंजीरों में कैद नहीं रख सकते, प्लीज अब आराम कीजिए। और अब फाइनली दोस्तों वो डीमन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और हमें पता चलता है कि असल में वो डीमन और कोई नहीं बल्कि वह जिंता की माँ ही थी। अब दोस्तों अगले दिन जिंता के वापस जाने का वक्त आता है। जेंजी जिंता को शुक्रिया कहता है, सुनो जिंता, मैं भी खुद को बदलूंगी, पर मुझे ऐसा करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। नासु, शुक्रिया मत कहो, शायद मैंने भी यहाँ पर अपना पुराना कर्ज चुका दिया है। असल में जब मैं भी छोटा था तो मैं भी उसी चीज को सच मानता था जो मेरे सामने थी, पर कई बार चीजें जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा गहरी होती है और मैं बस उस वक्त ये बात नहीं समझ सका और अपनी हकीकत से भाग गया और मैं यहाँ उसी की भरपाई करना चाहता था। अब दोस्तों नासु को उसकी बातें समझ में नहीं आती और अब जिंता वहाँ से जाने लग जाता है। अब दोस्तों जिंता के वहाँ से जाने के बाद जुजू सामा वहाँ सामने आते हैं।
सुनिए मास्टर, आपको भी उसे शुक्रिया अदा करना चाहिए था। नहीं, मुझे ऐसा करना जरूरी नहीं लगा। मुझे यकीन था कि वो ये काम कर लेगा। अच्छा, आपको उस पर इतना ज्यादा यकीन क्यों था? तुम पागलों जैसी बातें मत करो। असल में हर पिता को अपने बेटे पर भरोसा होता है। पर दोस्तों, जेंजी को ये बात समझ में नहीं आती। पर दोस्तों, अब हमें पता चल गया है कि जिंता असल में इस महाशय का बेटा है। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यही बंदा कहानी के स्टार्टिंग में सुजुने को पीट रहा होता है। अब जैसे ही वो जाने लगते हैं, नासु उनसे कहती है, क्या मैं भी आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? क्योंकि जाने से पहले जिंता ने कहा था कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। सुनो बच्ची, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा अपने माता पिता की सारे कर्मों की कर्जा चुका सकता है एक अच्छी जिंदगी जीकर। दूसरी ओर दोस्तों, हम जिंता को देखते हैं जो ऊपर आसमान की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। अब दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए, क्या शिरायुगी ने सही किया या सुजुने ने? याद रखना, शिरायुगी ने ये सब अपने गाँव के लिए किया और सुजुने ने अपने भाई के लिए। तो कसूर शायद गलतफहमी का भी हो सकता है, पर तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद दोस्तों, स्टोरी आगे बढ़ जाती है और हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ओफू नाम की एक लड़की कांपते हुए जिंता को खाना सर्व कर रही होती है। उसके पिता जो कि रेस्टोरेंट के मालिक होते हैं, वो जिंता से कहते हैं, बेटा, हाल ही में यहाँ एक सीरियल किलर घूम रहा है। मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता है। महाराज को जल्द ही कुछ करना चाहिए। असल में दोस्तों, ये दुकान सिर्फ 10 दिन पहले ही खुली थी और मालिक को ये जगह बेहद सस्ती में मिल गई थी। अब दोस्तों, फिर से रेस्टोरेंट का मालिक जिंता से कहता है, बच्चे, तुम लगातार यहाँ 5 दिनों से आ रहे हो इस खतरनाक गांव में। यह अजीब है। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा बच्चे, ये खाना तुम्हें कैसा लगा? खाना ना बुरा ना अच्छा। बच्चे, तुम्हारा लहजा काफी कठोर है। लगता है तुम्हारे साथ अतीत में बहुत बुरा हुआ है। सुनो बच्चे, आखिर तुम करते क्या हो? मैं डीमंस को मारता हूँ। अब दोस्तों, उसकी बातें सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक कहता है, हमारे गांव में जो सीरियल किलर है वो अजीब तरीके से लोगों को मारता है। लाशों की हालत देखकर लगता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी डीमन का है। अब दोस्तों, यहाँ पर ओफू डरते हुए कहती है, डीमंस और सीरियल किलर दोनों बहुत डरावने हैं। सर, आप अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। सुनो बच्ची, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे ऐसा कहो, पर मुझे तो आपके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा नजर आता है। अब दोस्तों, ये बात सुनकर जिंता यहाँ पर चुप हो जाता है। अब दोस्तों, हम अगले सीन में रात को जिंता को पुल पर खड़ा होकर डीमंस का इंतजार करते हुए देखते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता। अब जिंता उस जगह से जाने ही वाला होता है कि अचानक एक औरत की तेज चीख सुनाई देती है और वो फौरन उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है। वो वहाँ पहुंचकर देखता है कि कुछ मुर्दों की लाशें बुरी हालत में पड़ी होती है। अब खून से सनी जमीन और टूटी हुई हड्डियां इस बात का सबूत है कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि किसी डीमन का काम है। लेकिन दोस्तों, जिंता यहाँ पर हैरान था क्योंकि उसे औरत की चीख सुनाई दी थी, मगर यहाँ पर कोई भी औरत नहीं थी। तभी दोस्तों, उस पर एक तेजी से हमला होता है। इससे पहले कि जिंता को कुछ समझ आता, उस पर एक और हमला हो जाता है। पर दोस्तों, इस बार वो उस हमले को अपनी तलवार से रोक लेता है। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। तभी दोस्तों, पीछे से फिर से उस पर हमला होता है। अब जिंता समझ जाता है कि ये काम जरूर किसी डीमन का है और फिर वो इसके बाद अपनी डीमन पावर एक्टिवेट करता है। अब इसके बाद जब वो डीमन दोबारा उस पर अटैक करता है तो जिंता उसकी तलवार तोड़कर अपने एक जबरदस्त स्लैश से उसे घायल कर देता है। मेरे सामने आओ डीमन, और मरने से पहले अपना नाम बताओ। तभी दोस्तों, वो डीमन उसके सामने प्रकट होता है। मेरा नाम है मुसुके। अब दोस्तों, जिंता उसकी गर्दन काटने ही वाला होता है। तभी वो डीमन चिल्लाते हुए कहता है, रुको, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मैंने तुम पर हमला इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा तुम वही सीरियल किलर हो। अब दोस्तों, जिंता यहाँ पर हैरान रह जाता है। सीरियल किलर? मुसुके बताता है कि अफवाहें हैं उस सीरियल किलर के बारे में कि वो इंसान नहीं बल्कि डीमन है और जिंता से उसे डीमन की गंध आई, इसलिए उसने उस पर हमला किया। सुनो, पर तुम उस सीरियल किलर को क्यों मारना चाहते हो? अब दोस्तों, मुसुके कहता है, आओ कहीं बैठकर हम बात करते हैं। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि जिंता मुसुके के घर में बैठा होता है। उसका घर बहुत ही छोटा होता है और कमरों में अंधेरा होता है और बहुत ही शांति होती है। तभी मुसुके शराब लेकर आता है और उससे कहता है, ये लो, इसमें जहर नहीं है। मैं इस गांव में इंसानों के बीच इंसान बनकर शांति से रहता हूँ। मैं 100 साल से जिंदा हूँ और मेरे पास अदृश्य होने की ताकत है। हाँ, मैं सुपीरियर डीमन हूँ, लेकिन मैं कोई स्ट्रॉन्ग वॉरियर नहीं। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम कोई किलर हो। हाँ, मुझ पर यकीन करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।
इसके बाद दोस्तों वो बताता है कि इस गांव में जितने लोग गायब हो रहे हैं उतनों की लाशें मिली ही नहीं और जितने मर्द मारे गए वो मौके पर ही पड़े थे, लेकिन औरतें उन्हें अगवा कर लिया गया। अब दोस्तों ये कहते कहते मुत्सुको की आंखें भर जाती है। उसने मेरी बीवी को अगवा किया था, उसका नाम हासु था। वो जानती थी कि मैं डीमन हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे प्यार किया। वो बहुत अच्छी इंसान थी, पर 1 महीने पहले उसे उठा लिया गया और 10 दिन पहले उसकी लाश नदी किनारे मिली। उसके जिस्म पर जुल्म के ऐसे निशान थे कि मैं बता भी नहीं सकता। मेरी बीवी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और अब उस किलर के लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत है। मैं उसकी जान लेकर ही रहूंगा। सुनो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस डीमन को मैं मारूंगा क्योंकि ये मेरा काम है। सुनो, तुम्हें ढूंढने में मैं मदद करूंगा, लेकिन आखिरी वार उस पर मैं करूंगा। क्या तुम सच में किसी की जान लेने का बोझ अपने ऊपर लेना चाहते हो? हम डीमंस कभी झूठ नहीं बोलते, कभी भी नहीं। अब दोस्तों ये सुनकर जिंता उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह दोनों गांव में उस सीरियल किलर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन कई दिन गुजर जाते हैं, फिर भी कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। फिर एक रात दोनों बैठकर शराब पी रहे होते हैं। जिंता, तुम डीमंस को क्यों मारते हो? पैसों के लिए? नहीं यार, तुम सिर्फ पैसों के लिए किसी की जान नहीं लेते, तुम्हारे पास कोई और वजह है ना? हाँ, एक डीमन है जिसे मैं हर हाल में रोकना चाहता हूँ। मैं भी पहले इंसान था, लेकिन मेरी आंखों के सामने उस डीमन ने मेरी प्यार को छीन लिया और फिर उसी नफरत ने मुझे भी डीमन बना दिया। अब असली फैसला तब होगा जब मैं उसका आमना सामना करूंगा यार। और मैं अपनी बीवी का बदला लेकर फिर से इंसानों के बीच शांति से जीना चाहता हूँ। उसकी कब्र की देखभाल करना चाहता हूँ यार। तुम शायद गलत कह रहे थे मुत्सुके कि मैं बिना वजह कुछ करता हूँ। मेरे दिल में भी नफरत भरी हुई है यार, वो भी अपनी ही बहन के लिए। अब दोस्तों अगले दिन जिंता फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाता है। जिंता, तो क्या तुमने उस डीमन को मार दिया? नहीं, अभी तक नहीं। तुम जैसी प्यारी लड़की यहाँ काम करती है, फिर भी इस दुकान में ज्यादा लोग क्यों नहीं आते? ओह, तो तुम्हें भी लगता है कि मेरी बेटी बहुत प्यारी है। बेटी, तुम्हें जिंता कैसा लगता है बताओ? पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पर बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। मैं इस वक्त सिर्फ आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ, बस। इसके बाद वो जिंता से माफी मांगती है क्योंकि उसके पिता ने उसे कुछ अलग ही बातें कह दी। पर जिंता स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, वो बहुत प्यारे हैं, लेकिन आपको देखकर लगता है जैसे आपके पिता वैसे नहीं थे। मेरी एक छोटी बहन थी सुजुने, हमारे पिता उसे बहुत मारते पीटते थे और इसी वजह से मैं अपनी बहन को लेकर घर से भाग गया था। पर अब मुझे समझ आता है कि वो शायद वैसा क्यों करते थे। अक्सर चीजें वैसे नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। अब दोस्तों एक और दिन बीत जाता है, लेकिन अभी तक उन्हें उस सीरियल किलर डीमन के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। कई दिनों से वो डीमन बिल्कुल चुप था, जैसे कहीं गायब ही हो गया हो। पर अचानक ही मुत्सुके कुछ नोटिस करता है। ये तो ओफू है, तुम इसे जानते हो? हाँ, जिस दुकान पर मैं खाना खाने जाता हूँ, ये उसी दुकान के मालिक की बेटी है। दोस्तों यहाँ पर ओफू खूबसूरत फूलों को निहार रही होती है, तभी जिंता उसके पास पहुँचता है। क्या तुम यहाँ अकेले हो? अब जिंता पीछे देखता है। मुत्सुके वहाँ से चुपके से गायब हो चुका होता है ताकि जिंता आराम से ओफू से बात कर सके। तुम यहाँ क्या कर रही हो ओफू? मैं इन खूबसूरत फूलों को देख रही थी। इनका नाम स्नो विलो है। ये चेरी ब्लॉसम की फैमिली के ही मेंबर है, पर ये तो चेरी ब्लॉसम से काफी अलग लगते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी ये बहुत खूबसूरत होते हैं। जब खिलते हैं तो पूरे वादियों की रौनक बढ़ा देते हैं। भले ही इन्हें देखकर ऐसा लगे जैसे ये उदास हो, पर मैं जानती हूँ ये खुद को कभी उदास नहीं मानते, वरना हर साल इतनी खूबसूरती से क्यों खिलते। सुनो, चलो अभी यहाँ से चलते हैं, तुम्हारे पिता तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। सुनो जिंता, तुम्हें देखकर हमेशा लगता है कि तुम खुद को बहुत ज्यादा पुश करते हो, शायद इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ एक उद्देश्य के लिए जी रहा हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, पर कभी कभी जिंदगी में थोड़ा रिलैक्स रहना भी जरूरी होता है। शायद मैं तुम्हारी ये बात मान न सकूं। तभी दोस्तों ओफू को कुछ और सुंदर फूल दिखते हैं और वो बताती है इन फूलों का नाम विंटर डैफनी है क्योंकि ये सर्दियों में खिलते हैं। और देखो वहाँ जो छोटे सफेद फूल लगे हैं ना, वो है चिकवुड। मैं इन्हें जानता हूँ, मेरे गांव में इन्हें फूलों से दवाइयाँ बनाई जाती थी। बचपन में मेरी एक दोस्त थी, उसे मिठाइयाँ बहुत पसंद थी। वो इतनी मिठाइयाँ खा लेती थी कि पेट दर्द करने लगता था। फिर इन्हीं फूलों से बनी दवा उसे दी जाती थी। अब दोस्तों ये सुनकर ओफू स्माइल कर देती है। जिंता, तुम सच में बहुत प्यारे हो। तुम फूलों की खूबसूरती को महसूस करते हो और अपनी जिंदगी की प्यारी यादों को दिल में संजोए रखते हो।
लेकिन तुमने अपने उद्देश्य के लिए इन सबको अपने अंदर दबा लिया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। असल में तुम्हें प्रेजेंट में जीना चाहिए। जब तुम अपने आसपास देखना शुरू करोगे, तुम्हें बहुत से खूबसूरत फूल खिलते हुए दिखेंगे। उसकी ये बातें सुनकर जिंता बस हल्की सी स्माइल देता है और फिर ओफू को उसके घर तक छोड़ने आता है। सुनो, अब मैं अपने पापा को क्या कहूँगी कि तुम मेरे साथ क्यों थे? सुनो, उन्हें मेरे बारे में कुछ मत बताना। अच्छा ठीक है, और शुक्रिया मुझे घर तक छोड़ने के लिए। इसके बाद दोस्तों जिंता कहता है, क्या तुम मुझे फूलों के बारे में और बता सकती हो? हाँ बिल्कुल। और जैसे ही ओफू अंदर जाती है, वहीं मुसुके वहाँ पर आ जाता है। अब दोस्तों जिंता समझ जाता है कि ये दोनों का पीछा कर रहा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मुसुके नशे में होता है। वो और जिंता एक पुल पर खड़े होते हैं। तभी अचानक एक लड़की उनके सामने से गुजरती है और अगले ही पल मुसुके पर किसी का खतरनाक हमला हो जाता है। वो लड़की डर के मारे वहीं पर गिर जाती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ असली सीरियल किलर डीमन आ चुका था। जिंता फौरन अपनी तलवार निकाल लेता है और वो डीमन उस पर हमला करता है, पर जिंता उसके वार को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो लड़की से कहता है हिलो मत। और फिर डीमन के साथ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, पर जिंता को पीछे धकेलते हुए वो डीमन उस लड़की को खत्म करने ही वाला था, तभी कोई उसे बचा लेता है। असल में दोस्तों वो मुसुके था और वो अभी भी जिंदा था। जिंता फिर से डीमन पर टूट पड़ता है, पर डीमन बहुत तेजी से वहाँ से भाग जाता है। मुसुके कहता है वो बहुत ताकतवर था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं उसका ठिकाना ढूंढ लूंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पर तभी दोस्तों वो घायल लड़की कहती है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। इसके बाद जिंता धीरे से उस लड़की का हाथ थामता है और उसे उठाने में मदद करता है। लड़की खड़ी होकर पूछती है, तुम मुझे भूल तो नहीं गए हो? अब दोस्तों जिंता यहाँ पर हैरान रह जाता है और 2 मिनट के लिए फ्रीज हो जाता है। अरे तुम तो नासु हो। अब दोस्तों पता चलता है कि ये दोनों 3 साल बाद मिल रहे हैं। अरे नासु, तुम तो अभी भी उतनी ही छोटी हो, बिल्कुल भी नहीं बदली। अब दोस्तों नासु स्माइल करते हुए कहती है, लड़कियों से थोड़ा तमीज से बात किया करो। वैसे मैं बस एक डिलीवरी करके घर जा रही थी। पर दोस्तों वहाँ पर किसी के आ जाने से नासु अचानक से डर जाती है। पर दोस्तों वो और कोई नहीं बल्कि जेंजी होता है। जेंजी की हालत देखकर जिंता बताता है कि अभी कुछ ही देर पहले नासु पर एक सीरियल किलर ने हमला किया था, और ये सुनकर जेंजी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और नासु से चिपक कर उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जिंता बहुत ही सीरियस होते हुए कहता है, ये काम किसी डीमन का है और मैं उस डीमन को मारने के लिए आया हूँ। जिंता, और अब तुम क्या करते हो? मैं आज भी डीमंस का पीछा करता हूँ, और हाँ अगर तुम्हें फिर कभी मुझसे काम करवाना हो तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर नासु थोड़ा शर्माते हुए कहती है, खैर आज मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। अब दोस्तों इसी बीच जेंजी जिंता को बताता है कि उसने सुना है कि गांव के पास एक पुराना मंदिर है जिसका पुजारी मर चुका है, और लोग कहते हैं कि उस मंदिर से अभी भी महिलाओं की चीख आती है और वहाँ कोई डीमन वास करता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ मोसुके अभी भी उस डीमन का पीछा कर रहा था। तभी उसे किसी की चीख सुनाई देती है और वो दौड़कर वहां पहुंचता है और देखता है कि वही डीमन किसी औरत को अगवा करके ले जा रहा है। और उस सीन को देख मोसुके की आंखों के सामने उसकी मरी हुई पत्नी की झोली वाली यादें तैरने लगती है। उसने अपनी पत्नी की लाश को गले लगाकर खूब रोया था। अब दोस्तों गुस्से से भागकर मोसुके डीमन के पीछे पीछे चलने लगता है और वो उसे उस मंदिर तक ले जाता है। मोसुके चुपके से मंदिर के अंदर दाखिल होता है और छुपकर देखते हुए पाता है कि डीमन उस महिला को बहुत ही बुरी तरह से खा रहा होता है। उसके हाथ पांव अलग हो रहे हैं, चारों ओर खून फैला हुआ है और लास्ट में सिर्फ उसकी गर्दन बची हुई दिखाई देती है। अब दोस्तों ये सीन देखकर मोसुके गुस्से से फूट पड़ता है और वो गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है, पर डीमन एक ही वार में मोसुको को गंभीर रूप से जख्मी कर देता है। फिर वह उस औरत का सिर पकड़कर उसे भी खा लेता है। अब डीमन वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर पर जख्मी मोसुके पड़ा होता है। कुछ ही देर बाद जिंता उस मंदिर में पहुँचता है। जेंजी ने उसे उस मंदिर और इसके बारे में पहले बताया था। अब जिंता ये देखकर घबरा जाता है और वह तुरंत मोसुके के पास पहुंचता है। अब दोस्तों मोसुके बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर घायल होता है और वो रोते हुए कहता है, माफ करना, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। उसने मेरी आंखों के सामने एक औरत को पूरी तरह से खा लिया। अब दोस्तों जिंता उसकी तरफ अपनी तलवार दिखाते हुए कहता है, यह तलवार कातो नामक एक गाँव में बनाई गई थी। यह डीमंस के खिलाफ हमारी एक तरह की शुभ संकेत है और अब हम इस डीमन का सिर काट कर रहेंगे।
तुम इसे लेकर मेरी बीवी का बदला लो और तुम मेरी ताकत भी ले सकते हो। मोसुके ये शब्द कहते हुए जिंता की आंखों में देखता है और फिर वही मुसुके दम तोड़ देता है। अब दोस्तों इसके बाद जिंता मुसुके की एनर्जी को खींच लेता है और उसकी छाती से निकलती हुई गर्मी, उसकी यादें और उसकी शक्ति सब एक साथ उससे जुड़ जाती है। धीरे धीरे जिंता को मुसुके की पूरी जिंदगी की झलक दिखने लगती है। पता चलता है कि मुसुके बचपन से ही दूसरे डीमन से भागता आया था। एक दिन वह इस गांव तक पहुंचा और यहीं उसने अपनी नई जिंदगी शुरू की। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात हासु से हुई, एक सीधी सादी लड़की जो मूली बेचने यहाँ आती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हुई, फिर वह प्यार में बदल गई। मुसुके ने एक दिन हासु को अपने प्यार की निशानी के रूप में बालों में लगाने वाला पिन दिया और लास्ट में मुसुके ने हासु को सब कुछ सच बता दिया कि वह एक डीमन है। पर हासु को इससे कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, चाहे मुसुके इंसान भी हो या डीमन। हासु उससे प्यार करती थी और इस बात ने मुसुको को खुशी से भर दिया। आज वही कहानी एक कड़वे मोड़ पर आकर टूटती है। जिंता की आंखों के सामने मुसुके धुआं बनकर गायब हो जाता है और लास्ट में यहाँ उसकी मौत हो जाती है। वहीं उस समय वही एक डीमन एक औरत को पकड़कर मंदिर में ले आया था और वो धीरे धीरे उसे खाते हुए अपना सच बताता है। उसका एक अंदरूनी स्वर जो उसे बार बार कहता है कि उसे पुरुषों को मारना है और फिर किसी चीज की तलाश है, घर जहाँ वह वापस जाना चाहता है, पर उसे समझ में नहीं आता कि उसका असली घर कहाँ है। उस आवाज ने उसे एक खौफनाक रिजल्ट पर पहुंचा दिया। उसे एक नया शरीर चाहिए, एक ऐसा शरीर जो उसे घर पहुंचाने में मदद करे। इसलिए उसने औरतों को अगवा करना और उन्हें निकलना शुरू कर दिया ताकि वे जितने संभव हो उतने शरीर इकट्ठा कर सके और अपने अस्तित्व का कोई अर्थ पा सके। पर दोस्तों तभी वहाँ पर जिंता आ जाता है और वो मुसुके की गायब होने की पावर का यूज करते हुए वो उस डीमन का हाथ काट देता है। अब डीमन यहाँ पर चीख उठता है और बेहिसाब दर्द के मारे लड़खड़ा जाता है और एक हाथ से ही जिंता पर टूट पड़ता है, पर जिंता इनविजिबिलिटी से उसके सभी वार से बच जाता है। डीमन बेहद पावरफुल था, इसलिए जिंता अपनी एक ही डोमिनिक पावर निकालता है और एक ही झटके में उस डीमन की गर्दन काट देता है। अब डीमन वहीं पर तड़पने लगता है। जिंता उसके पास झुककर एक सवाल करता है, तुम मर्दों को मौके पर ही मार देते हो और महिलाओं को यहाँ अपनी मांद में लाकर रख देते हो, पर मोसुके की बीवी की बॉडी बिल्कुल सही सलामत थी। अगर तुमने उसे मारा होता तो तुम उसे खा जाते। आखिर तुम क्या चीज हो? अब डीमन कहता है, मुझे घर जाने के लिए एक शरीर चाहिए और मैं किसी भी सूरत में उसे पाना चाहता हूँ। अब दोस्तों जिंता उस डीमन की पावर अपने में समेटने के लिए उसे उठा लेता है और उसकी स्पीड, उसकी कूदने की शक्ति, आसमान तक छलांगे लगाने की शक्ति, सब कुछ जिंता के भीतर समा जाता है। पर जब जिंता उसकी आत्मा की परत खोलता है तो उसे जो दृश्य देखता है वो दिल दहलाने वाला होता है। तभी दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये डीमन असल में एक लड़की थी जिसे कुछ आदमियों ने उसका रेप किया और फिर उसके शरीर को पानी में फेंक दिया। डूबते हुए भी उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मैं इस तरह घर वापस नहीं जा सकती, मुझे एक शरीर चाहिए। इस बदलती सोच और क्रोध ने उसे एक भयानक रूप दे दिया। अब घर की तलाश में औरतों को खाने पर आमादा था और तभी दोस्तों जिंता को सच्चाई का सबसे दर्दनाक हिस्सा समझ में आता है। असल में ये डीमन वही हासु थी, मुसुके की पत्नी। हासु का आत्मा भाव, उसकी यादें और उसकी आंसू से भरी आखिरी चीजें सब जिंता के सामने सब धुएं की तरह धुलकर गायब हो जाती है और जमीन पर सिर्फ हासु का वही बालों का पिन बचा रह जाता है। वही पिन जो मुसुके ने दिया था, वो पिन उसके हाथों में चमकता है और जिंता को महसूस होता है कि इस लड़ाई का अर्थ अब सिर्फ प्रतिशोध नहीं रहा, यह अब एक टूटे हुए प्यार, एक बर्बाद हुई जिंदगी और उनके लिए न्याय की लड़ाई भी है। अगले दिन जिंता वहाँ से निकल पड़ता है मोसुके के घर पर उसकी पत्नी और मोसुके की सारी यादें छोड़कर। उधर दुकान पर महाशय कहते हैं, जिंता यहाँ कई दिनों से आया नहीं ना? ओफू कहता है, नहीं, कल मेरी उससे मुलाकात हुई थी, उसने कहा था कि जाने से पहले आखिरी बार दुकान में जरूर आएगा। अब लोगों का मरना बंद हो गया है तो उसका काम भी खत्म हुआ ना? ओफू थोड़ा सोचते हुए कहती है, शायद कुछ डीमंस अभी भी जिंदा हो। और तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है। रात के वक्त दो आदमी बात कर रहे होते हैं। एक कहता है, अब किसी औरत के साथ मजे लेने चाहिए, शादीशुदा या कुंवारी। और दोस्तों ये वही दोनों घटिया लोग हैं जिन्होंने मोसुके की पत्नी का बलात्कार किया था। तभी अचानक उनके सामने जिंता आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। पलक झपकते ही वो दोनों आदमी हवा में उड़ते हुए गिर पड़ते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जिंता धीरे से कहता है, मोसुके अब तुम्हारी आत्मा को असली मायने में शांति मिलेगी। तुम्हारी पत्नी
पत्नी के गुनहगार अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इसी तरह दोस्तों जिंता वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि रात का आसमान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है और चांदनी हवाएं बह रही होती है। कसम से दोस्तों ये सीन बहुत ही ज्यादा देखने लायक था। अब अगले सीन में हमें एक छोटी सी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। वो एक बॉल के साथ खेलते हुए बहुत प्यारा गाना गा रही होती है। गाना खत्म करके वो स्माइल करती है और कहती है यही खत्म होता है ये गाना। इसके बाद दोस्तों हमें एक मायूस आदमी दिखाया जाता है। वो एक दुकान में जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। उस चेहरे में उसे किसी और की झलक दिखाई देती है। वो उसी की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी एक लड़की उससे टकरा जाती है और वो लड़की उससे तुरंत माफी मांगती है और वो भी झट से कहता है नहीं, इसमें मेरी भी गलती थी। और इसी वक्त ओफू के पिता वहाँ आकर कहते हैं अरे आप तो नाओसुका मिउरा सामा है ना, एक प्रसिद्ध और दयालु समुराय। अगले दिन दोस्तों ओफू उनके लिए खाना लेकर आती है, पर नाओसुका के चेहरे पर उदासी होती है। माँ से पूछते हैं क्या हुआ मिउरा सामा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। वो कहते हैं अगर आप बुरा न मानो तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए आप, मेरा एक बड़ा भाई है। अब दोस्तों माँ से यहाँ पर चौंक जाते हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप तो अपने परिवार के इकलौते वारिस है, आपका तो कोई भाई नहीं था। नहीं, मेरा बड़ा भाई है सादा नागा मिउरा। पर दोस्तों महाशय और ओफू दोनों ये नाम पहले कभी भी नहीं सुने थे। धीरे धीरे नाओसुका खुद भी शक करने लगता है कि शायद उसका दिमाग ही खराब हो गया है। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी कहते थे कि उसका दिमाग खराब हो गया है। अब महाशय उसे दिलासा देते हैं हिम्मत रखिए आप, सब ठीक होगा। अब दोस्तों ओफू कहती है मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो शायद आपकी मदद कर सके। अब महाशय हंसते हुए कहते हैं हाँ, हमारी दुकान में एक रेगुलर कस्टमर आता है। अच्छा, तो क्या उसके पास कोई शक्ति है, क्या वो बुरी आत्माओं को खत्म करता है। अब दोस्तों ये सुनकर दोनों बाप और बेटी हंस पड़ते हैं। अब महाशय कहते हैं नहीं, वो तो एक मामूली आदमी है, पर रहस्यों को सुलझाने में बहुत माहिर है और अपनी तलवारों से तो डिमनों को भी मार देता है। तभी दोस्तों इतने में दरवाजे की घंटी बजती है और वहाँ आ जाता है जिंता। जैसे वो रो जाता है, शांति से अंदर जाकर वो अपना ऑर्डर देता है। अब नाओसुका उसे गौर से देखता है, उसकी आंखों में जैसे कोई उम्मीद की किरण दिख रही हो। अब थोड़ी देर बाद जब जिंता खाना खा रहा होता है, महाशय मुस्कुराकर कहते हैं कहीं तुम्हें हमारी दुकान के खाने की लत तो नहीं लग गई। हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए आप। अब दोस्तों ओफू उसके लिए चाय लेकर आती है। अब जिंता कहता है तुम दिन पर दिन और भी बेहतर होती जा रही हो। अब दोस्तों ओफू यहाँ पर शर्माने लगती है, बेहतर तो बनना ही होगा ना। और वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है जिंता। काम तो वैसे बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अब फूलों के खिलौने का मौसम आ गया है, सारे फूल खिल रहे हैं और मैं इन खूबसूरत फूलों से अपनी नजरें हटा नहीं पाता। दोस्तों कहीं जिंता ओफू पर लाइन वाइन तो नहीं मार रहा, आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब दोस्तों ओफू हंसकर कहती है तो फिर मैं तुम्हें बाद में फूलों के बारे में और बताऊंगी। ओफू स्माइल करते हुए कहती है। इसी बीच दोस्तों बाद में नासुका आ जाता है और वो अपना नाम बताकर उनसे माफी मांगता है। अरे माफ करना कि मैं बीच में आ रहा हूँ, पर मैंने सुना है कि आप डीमंस और ऐसे ही फेनोमिना संभालते हैं। हाँ, मैं डीमंस को मारता हूँ। अच्छा सुनिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक रहस्य सुलझाएं। डीमंस को मारने के अलावा शायद मैं आपकी हर बात में मदद न कर पाऊँ, पर बताइए क्या हुआ। अब दोस्तों ये सुनकर नाओसुका का चेहरा उदास हो जाता है और वो बिना खाए ही वहाँ पैसे देकर चला जाता है और वो बहुत ही ज्यादा सैड और कहीं खोया खोया सा लगता है। अब दोस्तों महाशय उसके पीछे पलक झपकाकर जिंता से कहते हैं सुनिए, क्या आप नाओसुका सामा की मदद नहीं कर सकते। उसका बड़ा भाई अचानक गायब हो गया है और अब वह बहुत कष्ट में है। और दोस्तों ओफू भी उन दोनों के पास आकर कहती है किसी करीबी को खो देना दिल को बहुत ठोस देता है, प्लीज आप उनकी मदद कर दीजिए। अब दोस्तों उनके कहने पर जिंता उनकी बातें मान जाता है और महाशय इसके बाद स्माइल करते हुए कहते हैं कि वो उन कुछ लोगों में से हैं जो यहाँ रेगुलर आते हैं। मैं आपको इसलिए यहाँ तक लाया। अगले सीन में हम दोस्तों जिंता को नासु के साथ देखते हैं। नासु देखती है कि जिंता बड़े चाव से मोची खा रहा है, उसकी फेवरेट डिश। नासु भी उसे चखती है और बोलती है ओह ये तो बहुत टेस्टी है। तभी दोस्तों जिंता हल्के स्माइल के साथ पूछता है वैसे तुम और जेंजी कब शादी कर रहे हो। और दोस्तों ये सुनते ही नासु के गले में खाना अटक जाता है और वो हंसते हुए चिढ़कर कहती है अरे तुम पागल हो क्या, मैं जेंजी से शादी कैसे करूंगी, वो तो मुझे बड़े भाई जैसा लगता है। तुम्हारे पिता को तो ये देखकर बहुत खुशी होगी कि तुम एक अच्छे दिल वाले लड़के से शादी करोगी। अब दोस्तों नासु जल्दी से टालते हुए बोलती है मेरे पिता ने कहा है कि मैं अपने पति खुद चुन सकती हूँ और वैसे तुम जैसे मुसाफिर से कौन शादी करेगा। नासु उसे जिद करके पूछती है वैसे तुम्हारी उम्र क्या है। मैं 31 का हूँ। और दोस्तों ये सुनकर नासु चौंक जाती है अरे तुम तो जेंजी से भी बड़े हो। हाँ, पर
जिंदगी पर उम्र का असर नहीं दिखता। कुछ देर के लिए माहौल हल्का सा हो जाता है, पर दोस्तों फिर भी जिंता सीरियस होकर कहता है अब मुझे फिर अपने काम पर लौटना होगा। अब दोस्तों नासु यहाँ पर थोड़ी झिझकते हुए कहती है तुम सफर करके डीमंस को क्यों मारते हो? काश मेरे पास भी इस सवाल का कोई पक्का जवाब होता, पर मुझे लगता है कि मेरे पास यही एक रास्ता है। अब दोस्तों नासु यहाँ पर हंसते हुए कहती है सच में तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अजीब है। कई बार मुझे लगता है कि जैसे तुम्हें इस दुनिया की कोई परवाह नहीं, पर शायद तुम एक उड़ता हुआ परिंदा हो जिसकी कोई मंजिल नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर जिंता हल्की से स्माइल करता है और नासु वहाँ से अपने दुकान की तरफ चल पड़ती है। जाने से पहले नासु हंसकर कहती है अरे ज्यादा मत सोचो वरना बुड्ढों की तरह झुर्रियां आ जाएंगी। और दोस्तों ये सुनते ही जिंता अंदर ही अंदर हंसने लगता है। दोस्तों समझ रहे हो इन दोनों के बीच खिचड़ियां पक रही है। दूसरी ओर दोस्तों नाओसुका की माँ घर पर टेंशन में रहती है और वो बार बार कहती है अब तुम अपनी खोज बंद करो, तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है ये सब तुम्हारा मन का बहम है। पर दोस्तों नाओसुका उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं अपने भाई को ढूंढूंगा और उसके मिलने के बाद मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। और दोस्तों इसी वचन के साथ वह फिर से निकल पड़ता है। वह अपने घर से दूर तक चला जाता है, पर एक वर्ड थी जो उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी, घर लोगों से बनता है जगहों से नहीं। और दोस्तों उसकी यादों में उसके बड़े भाई के बताए हुए कुछ सिद्धांत तैरते हैं। एक समुराय के कुछ उसूल होते हैं, उन्हीं पर वह जिया और उन्हीं पर वह मरेगा। तभी दोस्तों वहाँ पर जिंता आ जाता है। सुनो मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आया हूँ, पर मैं वादा नहीं कर सकता कि तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर नाओसुका कहता है कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे भाई के गायब होने से पहले हालात कैसे थे? क्या वहाँ कोई शक या संकेत थे? वह इस तरह से खड़े होकर बात तो नहीं कर सकते, पर वो जिंता को घर लेकर भी नहीं जा सकता क्योंकि वो अभी अभी घर से भागकर आया है। इसलिए दोस्तों वो उसे उसी होटल में ले जाता है। नाओसुका पूछता है तुम तो एक मुसाफिर हो ना, फिर तुम्हारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी की तलवार कहाँ से आई? जिंता बताता है कि वह पहले एक ऐसे गांव में रहता था जहां ब्लैक स्मिथ रहा करते थे और वहीं से उसे यह तलवार मिली। उस गांव के मुखिया ने यह पवित्र तलवार उसे सौंपी थी। यह सुनकर नाओसुका अंदाजा लगा लेता है कि जिंता कार्दून ब्लेस गांव से है, क्योंकि वहीं के ब्लैक स्मिथ ऐसे बेहतरीन तलवारें बना सकते हैं। जिंता आगे बताता है कि यह तलवार गांव के मंदिर में रखी जाती थी, पर कुछ अजीब हालातों की वजह से अब यह उसके पास है। तब नाओसुका को पता चलता है कि इस तलवार का नाम है याराई, जो डीमंस को मारने के लिए बनी एक बेहद शक्तिशाली तलवार है। इसके बारे में कई किस्से कहानियां मशहूर है, लेकिन जिंता ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। बस इतना सच है कि पिछले 100 सालों में भी इसकी धार जरा भी नहीं कम हुई। क्या तुम मुझे ये तलवार दिखा सकते हो? पर दोस्तों जिंता मना कर देता है और कहता है अब मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। नाओसुका कहता है जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कहा था, मेरा भाई सादाना गायब हो गया है और अजीब बात यह है कि हर कोई उसके बारे में भूल चुका है। यहाँ तक कि मेरे माता पिता तक कहते हैं कि उन्होंने सादाना नाम कभी भी नहीं सुना। वो तो ये भी मानते हैं कि मैं ही उनका इकलौता बेटा हूँ। मैंने बहुत खोज की, लेकिन मेरे अलावा किसी को भी उसके बारे में कुछ याद नहीं। इतने में दोस्तों महाशय आ जाते हैं और वो कहते हैं अगर तुम दोनों को इतनी ही सीरियस बातें करनी है तो किसी प्राइवेट जगह चले जाओ, यहाँ बाकी लोग भी सुन सकते हैं। नहीं, इस दुकान पर वैसे भी बहुत कम लोग आते हैं और यही सही जगह है बात करने की। और वैसे भी नाओसुका सामा के लिए सब टेंशन में है। दोस्तों जिंता की बात सुनकर ओफू स्माइल करने लगती है। फिर नाओसुका आगे बताता है कि उसका बड़ा भाई जनवरी के आखिर में गायब हुआ था, लेकिन उसके गायब होने से पहले उसने कहा था कि वो किसी लड़की से मिलने जा रहा है और उसके कमरे में कुछ अजीब फूल मिले थे जिनकी खुशबू बहुत तेज थी। शायद वही फूल उसने खुद वहाँ रखे थे। जिंता कहता है क्या वो फूल अभी तुम्हारे पास है? हाँ, घर पर रखे हुए हैं। तो फिर मुझे तुम्हारे घर चलना होगा। अगले दिन जिंता दुकान में आता है जहाँ उसे नासु दिखती है और वो उसके पास बैठ जाता है। अब दोस्तों ओफू उन दोनों को छेड़ते हुए कहती है लगता है तुम दोनों पहले से कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हो। और नासु तुरंत जवाब देती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ओफू, तुम नाओसुका सामा को कितनी जानती हो? वो बताती है कि वो बस कभी कभी किसी खास मौके पर ही बात किया करती थी। वो बहुत विनम्र है, एक सच्चे जेंटलमैन की तरह। हाँ, ओफू सही कह रही है। वो शांत स्वभाव के है, लेकिन जब बात तलवारों की आती है तो उनके अंदर एक अजीब सी आग जल उठती है। इसके बाद दोस्तों महाशय जिंता को एक चीज दिखाते हैं जो नाओसुका ने ही उन्हें दी थी। वो बताते हैं ये बहुत खास तो नहीं, पर उनके परिवार के हर समुराय के पास ये चीज रहती है। नाओसुका सामा बिजनेस और तलवारों की बातों में ही खुलते हैं, लेकिन उनकी माताजी
बहुत ही कठोर स्वभाव के हैं। इसके बाद महाशय कोगाई नाम की एक वस्तु जिंता को देते हैं। उन्हें लगता है कि एक दुकानदार के पास ऐसी समुराय वस्तु का होना ठीक नहीं, इसलिए अब जिंता उसे अपने पास रख लेता है। अब इसके बाद जिंता ओफू से पूछता है, सुनो ओफू, जिन फूलों का जिक्र नाओसुका सामा ने किया था क्या वो डैफोडिल्स ही थे? हाँ। अब दोस्तों ये सुनकर जिंता घबरा जाता है और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हम फिर उसी लड़की को देखते हैं जिसे हमने पहले देखा था। एक आदमी और औरत उसे देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही पल में तेज हवा का झोंका आता है और वो सब बस धुएं में बदलकर गायब हो जाते हैं। अब शाम के वक्त जिंता नाओसुका के घर आता है। नाओसुका की माँ जिंता से कहती है, मिस्टर जिंता, मेरा बेटा बहुत समय से अंदर ही अंदर परेशान रहता है, लेकिन आज वह पहली बार थोड़ा हल्का और खुश दिखाई दे रहा है। शायद आपकी वजह से। उसकी माँ होने के नाते मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके बाद दोस्तों जिंता और नाओसुका एक कमरे में बैठते हैं, जहाँ नाओसुका उसे वो फूल दिखाता है जो उसे उसके भाई के कमरे में मिले थे, डैफोडिल्स। इन फूलों को देखते ही जिंता कहता है, सुनो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये फूल तुम्हें बसंत के मौसम में ही मिले थे? हाँ बिल्कुल, मैं उसी दिन कमरे में गया था। तो ये बात है। मुझे लगता है जिस लड़की से तुम्हारे भाई मिलने गए थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है और वहीं उसे अपनी दुनिया में ले गई है। मुझे तुम्हारे भाई का कमरा दिखाओ, पर तुम आगे चलो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। दोस्तों जिंता ऐसा इसलिए कहता है ताकि वह चुपचाप डीमन की मौजूदगी को महसूस कर सके और अगर कमरा किसी भ्रम से घिरा हो तो वह नाओसुका को सीधे खतरे में ना डाले। अब जैसे ही नाओसुका अपने भाई के कमरे में पहुँचता है, अचानक उसका सिर चकराने लगता है। उसे एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल उसके सामने एक जलता हुआ घर दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि एक मासूम बच्ची आग में झुलसते अपने माता पिता की ओर भाग रही है, उन्हें बचाने की कोशिश करती हुई, लेकिन वो दोनों आग में जलकर मर जाते हैं। कुछ देर बाद बारिश होती है और आग बुझ जाती है, मगर अब वह बच्ची पूरी तरह से अकेली रह जाती है। उसका पूरा गाँव राख में बदल चुका होता है और उसके चेहरे पर सिर्फ दर्द नहीं, एक गहरी खालीपन उतर आता है, क्योंकि यहाँ उसने अपना घर, अपने माता पिता, अपना गांव और आखिर में खुद को भी खो दिया। लोग उसे देखकर डरने लगे, घबराकर उससे भागने लगे, क्योंकि वह एक इंसान नहीं रही, वह एक डीमन बन चुकी थी और इसलिए वो बच्ची उस गांव से हमेशा के लिए गायब हो गई। जिसके बाद वक्त बीता और वो छोटी सी बच्ची बड़ी हो गई। बहुत लंबे समय के बाद वो एक घर के सामने पहुंची, जहां एक हंसता खेलता परिवार रह रहा था और ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। काश मैं उस वक्त में वापस जा पाती, अपने माता पिता के पास, अपने घर लौट पाती। और दोस्तों इतना कहते ही पूरा माहौल ही बदल जाता है। उसके सामने उसके माता पिता दिखाई देने लगते हैं और वो फिर से एक छोटी बच्ची बन जाती है और वो दौड़कर अपने माता पिता की तरफ भागती है। लेकिन तभी दोस्तों नाओसुका की आंखें खुल जाती है और वो खुद को एक दूसरी ही दुनिया में पाता है। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जिंता वहाँ पहुँच जाता है। अब दोनों को एहसास होता है कि ये वही जगह है जहाँ नाओसुका का भाई गायब हुआ था और जहाँ इस बच्ची की असली कहानी छुपी हुई थी। तभी दोस्तों नाओसुका को अपना भाई सादा नागा दूर बैठा दिखाई देता है और एक बच्ची को देखते हुए वो स्माइल कर रहा होता है। हे सुनो, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? लेकिन दोस्तों बच्ची दुखी होकर कहती है, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे तो यहाँ अपने माता पिता दिखाई देते हैं, यही मेरे लिए काफी है, इसलिए तुम वापस जाओ। नहीं बच्ची, ये तुम्हारी गलतफहमी है। घर दीवारों से नहीं बनते, लोगों से बनते हैं। जहाँ सुकून ना मिले वो घर नहीं होता। तुम न जाने कितनी सदियों से यहाँ अकेली हो, बस अपने माता पिता की परछाई को देखते देखते थक गई हो। मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मगर तभी जब तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं रहोगी। लेकिन दोस्तों वो बच्ची मना कर देती है, तुम मेरे पिता नहीं बन सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ तब तक रहूंगा जब तक तुम अपना मन बदल नहीं लेती। मैं कभी अपना मन नहीं बदलूंगी। और दोस्तों इसके बाद वो अचानक नाओसुका की आंखों से गायब हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर नाओसुका टूट जाता है और कहता है, कृपया मेरे भाई को वापस दे दो। सुनो नाओसुका, अब ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं? अभी तो वो यही था। नहीं, यहाँ का वक्त हमारी दुनिया से अलग चलता है। जो फूल तुमने मुझे पहले दिखाए थे वो सर्दियों में खिलते हैं, लेकिन सादा नागा वसंत में गायब हुआ था और हमारी दुनिया में पतझड़ चल रहा है। यानी इस डोमेन में सैकड़ों हजारों मौसम गुजर चुके हैं। तभी दोस्तों वो लड़की बताती है कि उसके पास ड्रीमर नाम की ताकत है। इसी ताकत से उसने ये खुशी का बगीचा बनाया जो उसकी यादों से बना है और वो यहाँ सिर्फ यादें बना सकती है, मगर किसी इंसान को रोक कर रख नहीं सकती।
और वो आखिरी बात कहती है, और मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें तुमसे छीन लिया, लेकिन उसने मुझे मुक्ति दी है, इसलिए धन्यवाद। सुनो बच्ची, अब तुम यहाँ क्या करोगी? पहले तो मैं यहाँ अपनी पुरानी यादों में जीती रहती थी, लेकिन अब नहीं। और दोस्तों ये कहकर वह हवा में घुल जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि अब उस बच्ची को मुक्ति मिल चुकी थी। और इसके बाद नाउसुका और जिंता भी अपनी असली दुनिया में वापस लौट आते हैं। लेकिन नाउसुका के मन में अब भी एक सवाल रह जाता है, आखिर मेरे भाई ने उस दुनिया में रुकने का फैसला क्यों किया। अगले सीन में दोस्तों नाउसुका बताता है कि उसने थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की और उसे पता चला कि जिस आग में उस बच्ची के माता पिता मर गए थे वो हादसा पूरे 200 साल पहले हुआ था। और हैरत की बात ये थी कि आज जहाँ नाउसुका का घर बना है ठीक उसी जगह कभी उस बच्ची का घर हुआ करता था, और इसी वजह से उसकी बनाई दुनिया सीधे उनके घर से जुड़ी हुई थी। अब इसके बाद जिंता माफी मांगता है, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके भाई को वापस लाने में आपकी कोई मदद नहीं कर पाया। नहीं, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आप माफी मत मांगिए। और जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है वो उनका अपना फैसला था, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब दोस्तों नाउसुका अपने काम के लिए चला जाता है। तभी दोस्तों पीछे से ओफू उसे देख लेती है। आपके भाई सच में एक महान इंसान थे। भले ही अब उन्हें कोई याद न रखे, लेकिन उन्होंने एक बच्ची के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अब दोस्तों ये सुनकर नाउसुका की आंखें भर आती है। हाँ, मुझे अपने भाई पर गर्व है। अब दोस्तों उसके जाने के बाद ओफू और उसके पिता जिंता का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जिंता के मन में अब भी एक बात खटक रही थी, उस बच्ची को सादा नागा का असली नाम कैसे पता था, क्योंकि असली नाम सिर्फ राजा या परिवार ही जानते हैं। जिस पर महाशय कहते हैं, अरे भाई, फैमिली मेंबर वालों को भी उनका असली नाम पता होता है, और शायद से उस बच्ची ने सादा नागा का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होगा कि वो उसका परिवार बन जाए, जिसके बाद उसे भी सादा नागा का असली नाम पता चल गया। इसके बाद दोस्तों जिंता कहता है, आप जब मुझे नाउसुका सामा के बारे में कुछ बता रहे थे तब आपने उन्हें कुछ अलग नाम से पुकारा था। अच्छा, वो उनका असली नाम था जो मैंने उनके माँ के मुंह से सुना था। इसके बाद दोस्तों जिंता कहता है, मैं उनकी माँ से भी मिला था, मगर वो नाउसुका को प्यार से नाउसुकु बुलाती है। तो आपने उनका असली नाम कहाँ से सुन लिया? और वैसे उस डीमन लड़की ने भी कहा था कि सादा नागा अब उस जगह पर नहीं है। वैसे सिर्फ ये मेरा कहना है, लेकिन शायद वो डीमन लड़की और सादा नागा उस जगह पर 20 सालों तक रहे, और जब तक सादा नागा वापस लौटे तब तक वो काफी बूढ़े हो चुके थे, और वो इस तरह से तो अपने घर वापस नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने एक अच्छा सा प्यारा सा घर देखा और वहाँ पर एक दुकान खोल ली। लेकिन दोस्तों महाशय कहते हैं, लेकिन डीमन गर्ल के उस डोमेन में वक्त बहुत तेजी से गुजरता है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सादा नागा सामा मर चुके हो। नहीं, वो मरे नहीं है, क्योंकि उस लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो मुस्कान उसके चेहरे पर इसलिए थी क्योंकि उस बच्ची को अपने नए पिता मिल चुके थे, है ना मिस्टर सादा नागा सामा।